नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटी विषय में हम भारतीय संविधान का भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत हमने राज्यपाल पढ़ लिया था। राज्यपाल के पश्चात आज हमारा टॉपिक होगा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आज का हमारा विषय होगा। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को देखने से पहले सबसे पहले भाई हम क्रमबद्ध रूप से अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम मुख्यमंत्री ले लेते हैं, मंत्रिपरिषद हम बाद में देख लेंगे, थोड़ी बहुत बातें हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जुड़ी हुई चीजें हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद का ही मुखिया होता है कौन? मुख्यमंत्री। सेम वही कंडीशन है जिस प्रकार से हमने संघ में पढ़ा था, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वही बात राज्य में लागू हो जाती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री के स्थान पर यहाँ पर पदाधिकारी मुख्यमंत्री हो जाएगा और किसी चीज में कोई भी फर्क होने वाला नहीं है। केवल और फर्क होगा तो वो अनुच्छेदों में होगा, आर्टिकल में होगा। मुख्यमंत्री विषय को लेते हैं तो इसमें भाई सबसे पहले आता है अनुच्छेद 163, मंत्रिपरिषद से संबंधित है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल के संविवेकीय कार्यों को छोड़कर शेष के लिए सलाह एवं सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल के संविवेकीय कार्यों को छोड़कर, यानी ये कार्य शामिल नहीं होंगे, इसके अलावा जितने भी जो कार्य हैं उनको करने के लिए जो सलाह और सहायता देगी वो कौन देगी भाई? एक मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का ही मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए अनुच्छेद 163 के बाद में अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। उसकी मुख्यमंत्री की सलाह से फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, यह स्पष्ट लिखा हुआ है अनुच्छेद 164 में। और यहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल ये ध्यान अवश्य देगा कि वह विधानसभा में क्या होना चाहिए? बहुमत दल का नेता। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होना आवश्यक है। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तो वह उस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री के रूप में जो विधानसभा में क्या हो भाई? बहुमत दल का नेता हो। यानी विधानसभा में बहुमत दल के नेता की ही नियुक्ति मुख्यमंत्री के रूप में करता है राज्यपाल। इसके अलावा और देखिए भाई, किसी
दल को विधानसभा में, किसी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल अपने स्वविवेक से, राज्यपाल अपने स्वविवेक से सबसे बड़े दल, सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता, दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, नियुक्त करता है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है भाई, संविधान में केवल यही बात लिखी हुई है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 164 एक में बात है, और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। लेकिन यहाँ पर जो जरूरी शर्त है, कंडीशन, वो ये है कि विधानसभा में वो व्यक्ति बहुमत दल का क्या होना चाहिए, नेता होना चाहिए। जरूरी है, बहुमत दल के नेता की ही नियुक्ति मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल करता है विधानसभा में। अब देखिए, किसी दल को अगर विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। स्वविवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल या समूह के, दलों के समूह के नेता को किसके रूप में भाई, मुख्यमंत्री के रूप में क्या करता है, नियुक्त करता है। और ऐसे व्यक्ति को एक माह में नियुक्त मुख्यमंत्री को, नियुक्त व्यक्ति को एक माह में सदन में बहुमत साबित करने, एक माह में सदन में बहुमत साबित करने का अवसर देता है। कौन, राज्यपाल। यहां आपको ध्यान में रखना है भी, ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया था 1980 में, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की क्या करें, नियुक्ति करें, उसके पश्चात उसको एक निश्चित समयावधि में बहुमत साबित करने का क्या दें, अवसर दें। तो यहां पर भाई अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा और सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को किसके रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करेगा। और नियुक्त ऐसे जिसको नियुक्त किया गया है उसको ये कहेगा कि आपको एक माह में सदन में बहुमत साबित करना होगा, तो उसे बहुमत साबित करने का अवसर प्रदान करता है कि आप एक माह में सदन में क्या करें भी, विश्वास मत हासिल करें। यह हो गई बात मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में। इस बात का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, संविधान में कोई उल्लेख नहीं, संविधान में उल्लेख नहीं है, जो ये बात बताई है ना, उसका संविधान में उल्लेख नहीं है। अब देखिए, योग्यता की बात करते हैं हम। योग्यता, तो जो मुख्यमंत्री की योग्यता होती है उसका भी संविधान में उल्लेख नहीं है भाई, संविधान में उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री की क्या योग्यता होगी, इस विषय में संविधान में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। योग्यता के बारे में आप लोग ये समझें कि मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल के किसी भी सदन का, किसी भी
सदन का, विधानमंडल के किसी भी सदन का क्या हो, सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक, जरूरी है कि वह किसी भी सदन का क्या हो, सदस्य हो। कई बार ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाए, नियुक्त कर दिया जाए। ऐसे व्यक्ति को, अगर ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाए जो किसी भी सदन का, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, नहीं है, तो उसे 6 माह में सदन की सदस्यता, सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है, सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाएगा, अन्यथा उसका पद रिक्त माना जाएगा। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है भाई। योग्यता, मुख्यमंत्री की योग्यता के संदर्भ में संविधान में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, यानी अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वह विधानमंडल के किसी भी सदन का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो। अब जिन राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं तो वहां तो विधानसभा का ही सदस्य होगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है जो किसी भी सदन का न तो विधान परिषद और न ही विधानसभा का सदस्य होता है, तो उसे 6 माह में, कितने माह में, 6 माह में सदन की सदस्यता लेना क्या माना जाता है भाई, अनिवार्य माना जाता है कि 6 माह में उसको सदन की सदस्यता लेना जरूरी है, अन्यथा उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त माना जाएगा। 6 माह में विधानमंडल के अगर किसी भी सदन की वह व्यक्ति सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। 2020 में ये समस्या आई महाराष्ट्र में। कहाँ पर आई भाई, महाराष्ट्र में समस्या आई। आपको पता है 2019 में अंतिम समय में, अक्टूबर नवंबर में, कंफर्म ध्यान नहीं है मेरे को, अक्टूबर की बात है शायद, ये अक्टूबर की है, नवंबर की है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने 2019 में। तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अब देखिए 2020 में शुरुआत में ही अपने यहाँ पर 15 मार्च के पश्चात राजस्थान में सब कुछ मतलब छुट्टियां कर दी गई थी और फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कोरोना आ गया था, कोविड पैंडेमिक, एक महामारी, उसके कारण ये सारी चीजें भाई अस्त व्यस्त हो गई दुनिया भर में। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अब आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 6 माह में सदन की, किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अब उनको क्या कर दिया, मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। अब यहाँ पर कोविड का प्रकोप चल रहा था तो चुनाव नहीं हो पाए भाई, बार बार परेशानी आ रही थी कि लॉकडाउन चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में भाई उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से गुजारिश की कि कैसे भी करें आप चुनाव करवाएं, नहीं तो मेरा पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। उसके पश्चात विधान परिषद के चुनाव हुए और विधान परिषद में सदस्य के रूप में शामिल हुए उद्धव ठाकरे और फिर वो
आगे बने रहे सदस्य, अगर वो नहीं बनते तो उनका पद क्या हो जाता भाई, रिक्त हो जाता। इसलिए ध्यान में रखें ये बात। राजस्थान में भी भाई ऐसे व्यक्ति, उदाहरण राजस्थान का भी देख सकते हैं आप, उदाहरण राजस्थान में 3 व्यक्ति, राजस्थान में 3 व्यक्ति ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। राजस्थान में 3 व्यक्ति ऐसे मुख्यमंत्री बने जो शपथ लेते समय या सीएम बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं। कौन कौन थे? तो नंबर 1 पर तो भैरों सिंह जी शेखावत 1977 में, भैरों सिंह शेखावत। जगन्नाथ पहाड़िया फिर 1980 में, जगन्नाथ पहाड़िया 1980। और इसके अलावा बात करेंगे निवर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1998 में, तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान में ऐसे 3 मुख्यमंत्री हुए हैं जो मुख्यमंत्री बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। भैरों सिंह जी शेखावत 1977 में, जगन्नाथ पहाड़िया 1980 में और अशोक गहलोत साहब ये लोकसभा के सदस्य थे 1998 में। उसके पश्चात विधानसभा के सदस्य बने थे भाई। तो ये हो गई पहली बार हमने नियुक्ति, उसके बाद में योग्यता देख ली मुख्यमंत्री के बारे में। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आता है भाई शपथ, मुख्यमंत्री की शपथ के बारे में। तो शपथ, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। अब यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखें, मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर यानी सीएम होते हैं, वो मंत्रियों के साथ ही शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ एक मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं, एक मंत्री के रूप में ही क्या लेते हैं भाई? शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, ये ध्यान रखें। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ में एक मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। वह किसी विभाग या मुख्यमंत्री की कोई अलग से शपथ नहीं लेते हैं, मुख्यमंत्री की अलग से शपथ नहीं लेते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। यानी मंत्री के रूप में ही, मंत्रियों का मुखिया ही तो होता है मुख्यमंत्री, तो मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री किसी विभाग या मुख्यमंत्री के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं लेते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है भाई। अब देखिए, जो शपथ लेते हैं तो शपथ में कौन कौन सी बातें होती हैं? तो शपथ वही बातें जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं भाई, भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। और किस बात की शपथ लेते हैं? भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की, बनाए रखने की शपथ लेते हैं। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसके अलावा शुद्ध अंतःकरण
से कर्तव्यों के निर्वहन की, कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अनुसूची 3 में आप इसको ध्यान में रख सकते हैं भाई। अनुसूची 3 में जो शपथ का प्रावधान है वो यहाँ पर लागू होता है। अनुसूची नंबर 3 में, भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में जो शपथ का प्रावधान है वो इनकी शपथ पर भी लागू होता है। शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं सभी मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री। किसी विभाग या मुख्यमंत्री की अलग से कोई शपथ नहीं होती है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लेते हैं और शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी। उसके बाद में, शपथ के बाद में आगे आता है भाई कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल। कार्यकाल, तो कार्यकाल में यहां पर भाई ये बात है विधानसभा में बहुमत रहने तक। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब तक रहेगा? जब तक विधानसभा में क्या रहेगा भाई? बहुमत रहेगा, बहुमत रहने तक। विधानसभा में जब तक बहुमत रहेगा तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। जबकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होगा इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ये बातें ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद 164(1) में ये बात भी है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे भाई कौन? मंत्री। तो मंत्रियों में शामिल होता है कौन? मुख्यमंत्री। तो ये बात भी ध्यान रख लें। ज़्यादातर जो बुक्स हैं उसमें ये बात है, अनुच्छेद 164(1) में क्या बात है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है भाई सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष हम मान सकते हैं, लिखा हुआ कहीं नहीं है। बात ध्यान रखें, मुख्यमंत्री की कार्यकाल की कहीं पर उल्लेख नहीं है। जब तक विधानसभा में बहुमत है तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, वेतन भत्ते भाई, वेतन भत्ते तो आपको पता ही है, जो राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगा। वेतन भत्ते अलग अलग राज्यों में अलग अलग है भाई ये वेतन भत्ते। तो ये ध्यान रखें, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारण किया जाता है। यानी राज्य विधानमंडल जो निर्धारण करेगी उसी प्रकार से मुख्यमंत्री को क्या मिलेगा? वेतन भत्ते मिलेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में यह है भाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री को जो वेतन मिलता है वो लगभग शायद 55,000 है। 2018 में निर्धारित किया गया था। तो ये ध्यान रखें, वेतन भत्ते कितने हैं? ये वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानमंडल के द्वारा। शपथ, कार्यकाल, वेतन भत्ते, त्यागपत्र, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो त्यागपत्र मुख्यमंत्री जी अपना सौंपेंगे भाई किसको? राज्यपाल को ही। किसको देंगे? राज्यपाल को। और अगर मुख्यमंत्री को पद से हटाना हो, क्या करना हो? पद से हटाना हो, तो पद से हटाने के लिए तो सीधी सी बात है, क्या लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही क्या किया जाता है भाई? पद से हटाया जा सकता है, और कोई प्रक्रिया नहीं है। अब देखिए, इतनी बातें समझ गए होंगे। उसके बाद में आती है मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियां। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो भाई एक बार मोटे तौर पर आप देखें मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 पर तो आएगा भाई, राज्यपाल के संबंध में क्या कार्य हैं मुख्यमंत्री के? राज्यपाल के संदर्भ में या संबंध में
मुख्यमंत्री के राज्यपाल के संदर्भ में, संदर्भ शब्द लिखें आप ताकि सही, संदर्भ में राज्यपाल के बाद में मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में नंबर 3 पर विधानमंडल, विधानमंडल के संदर्भ में क्या कार्य हैं मुख्यमंत्री के। और नंबर 4 आता है अन्य कार्य एवं शक्तियां, अन्य कार्य एवं शक्तियां। तो मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो ठीक वही बात है जो आपने प्रधानमंत्री विषय में पढ़ी थी, वही बात यहीं पर लागू हो जाती है। मुख्यमंत्री के क्या कार्य होंगे, राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री क्या काम करता है, विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं, अन्य कार्य और शक्तियां मुख्यमंत्री के पास में क्या होती हैं, वो सारी एक एक हम देखेंगे भाई। सबसे पहले लेते हैं कौन सी, राज्यपाल के संदर्भ में। राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की शक्तियां या कार्य। तो भाई आर्टिकल अनुच्छेदों के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आएंगी। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 इसमें क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों, यही काम है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, उनकी सलाह और सहायता से ही करेगा। तो ये अधीनस्थ शब्द है, ये अधीनस्थ शब्द ही किसके लिए आता है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, इसमें शामिल हो जाएंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब समझ गए होंगे आप, अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका पढ़ी, राज्यपाल पढ़ा था, तब भी ये बात आई थी राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं, कि राज्य की कार्यपालिका के जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी, और इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थों में कौन शामिल हो जाएंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। पढ़ क्या रहे हैं हम, मुख्यमंत्री, तो ये बात आपके सामने है। उसके बाद में अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 आर्टिकल 163, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों को छोड़कर शेष के लिए सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक क्या होगी, मंत्रिपरिषद।
जिसका मुखिया कौन होगा भाई? मुख्यमंत्री। जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो ये बात पढ़ रहे हैं। राज्यपाल के संबंध में हम क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं मुख्यमंत्री के? तो राज्यपाल की संविवेकीय शक्तियों को छोड़कर से सभी जो शक्तियां होती हैं, से सभी कार्य होते हैं, उसके सलाह और सहायता देने के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब देखिए, भारत में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया 1978 में। 1989 में लागू हुआ था संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राज्यपाल मान लीजिए, चाहे राष्ट्रपति, एक ही बात है भाई, देश भर में लागू किया गया था। तो देश में जो काम राष्ट्रपति करता है, एक राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पहले बात 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ी गई थी कि मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता कौन? राज्यपाल या राष्ट्रपति। उस बात को फिर खत्म कर दिया 42वें संविधान संशोधन में कही गई बात को 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। क्या कहा इसमें? कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। एक बार पुनर्विचार के लिए जरूर लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद में जो सलाह दी जाती है उसके अनुसार राज्यपाल को एक राज्य में, राष्ट्रपति को पूरे देश में वह कार्य करना ही होगा। ये प्रावधान किया गया कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। तो यहां पर ये बात भी आप ध्यान में रख लेंगे भी। अगली एक बात आप सभी लोग जानते हैं भाई, मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। मंत्रिपरिषद में पढ़ लेते तो वहीं पर भी ठीक था भाई, यहां देख लें एक बार। मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। किस प्रकार से कड़ी का कार्य करता है भाई? देखिए, जैसे सबसे ऊपर होता है राज्यपाल, बीच में कौन होता है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री किसका मुखिया होता है भाई? मंत्रिपरिषद का। किसका मुखिया होता है? मंत्रिपरिषद का। तो यहां पर आप बात समझ गए होंगे कि बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का कार्य करता है कौन? मुख्यमंत्री। यही बात आप समझ सकते हैं, बीच में मुख्यमंत्री आता है और ये कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कार्य, अनुच्छेद 167 राज्य प्रशासन की सूचना किसको देना? राज्यपाल को देना। ये किसका काम है? मुख्यमंत्री का। अनुच्छेद 167 के 3 पार्ट है भाई, तीनों ही देख लें आप। अनुच्छेद 167 में कितने पार्ट हैं? तो ये 3 पार्ट हैं।
क्या क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 167(1) में? अनुच्छेद 167(1), अनुच्छेद 167(2) और अनुच्छेद 167(3). तो राज्य प्रशासन की सूचना राज्यपाल को देना ये किसका काम है? मुख्यमंत्री का। अब इसमें क्या क्या कहा गया है? अनुच्छेद 167(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, सीएम भी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन विधि संबंधी क्रियाकलाप विधि संबंधी क्रियाकलापों और या विधायी प्रक्रिया और मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना किसको देगा? राज्यपाल को देगा। ठीक इसके उल्टा है अनुच्छेद 167(2) में। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल यहां तो मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से देते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन विधि संबंधी क्रियाकलाप, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना किसको देगा? राज्यपाल को देगा। यहां राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल राज्य के प्रशासन विधि संबंधी क्रियाकलाप बाकी और चीजें ये नीचे वाली हैं, आप देख लेंगे भाई। ठीक इसका उल्टा ही है। राज्य के प्रशासन विधि संबंधी क्रियाकलापों, विधायी प्रक्रिया आदि की सूचना या जानकारी मुख्यमंत्री से प्राप्त कर सकते हैं। यहां ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री को यह सूचना देना अनिवार्य है। अगर राज्यपाल इस प्रकार की कोई सूचना मांगते हैं तो मुख्यमंत्री मना नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री को इस प्रकार की सूचना देना क्या है? अनिवार्य है अनुच्छेद 167(2) में। अनुच्छेद 167(3) में क्या है? किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को जिसके ऊपर मंत्रिपरिषद ने विनिश्चय नहीं किया है, किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखवाना, ये काम है मुख्यमंत्री का। किसका काम है भाई? मुख्यमंत्री का। तो ये तीनों काम है राज्य प्रशासन की सूचना राज्यपाल को देने के संदर्भ में। अनुच्छेद 167 में ये मुख्यमंत्री के कार्य माने गए हैं। अनुच्छेद 167(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन विधि संबंधी क्रियाकलापों, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देगा। अनुच्छेद 167(2) में ठीक इसका उल्टा लिखा हुआ है कि राज्यपाल राज्य के प्रशासन विधि संबंधी क्रियाकलापों, विधायी प्रक्रिया आदि की सूचना मुख्यमंत्री से प्राप्त कर सकता है कि किस प्रकार का कामकाज राज्य में चल रहा है, उसकी सूचना मुझे उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि ये सूचना देना अनिवार्य है, मना नहीं कर सकते मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 167(3) में किसी मंत्री ने अगर किसी विषय के ऊपर कोई विनिश्चय कर लिया है और उसको मंत्रिपरिषद में विचार के लिए नहीं रखा गया है
तो मुख्यमंत्री उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखवाएंगे। अनुच्छेद 167(3) के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। और बात करें भाई, अन्य की बात करें, अन्य में जैसे राज्य में महाधिवक्ता कौन होता है? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग, और इसके अलावा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य मान लीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य मान लीजिए। इन सब की नियुक्ति होती है। इन सब की नियुक्ति में परामर्श देना राज्यपाल को मुख्यमंत्री क्या करता है भाई? परामर्श देते हैं। यानी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति में, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में क्या होता है? राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, आपको सभी को पता है। लेकिन उस नियुक्ति में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या देते हैं भाई? परामर्श यानी सलाह देते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ये नियुक्तियां की जाती हैं। सीधा साफ ये बात ध्यान में रखें। तो ये थी मुख्यमंत्री की कौन सी शक्तियां भाई? मुख्यमंत्री के कौन से कार्य? राज्यपाल के संदर्भ में। नंबर 2 पर अगला आता है कौन सा? मंत्रिपरिषद। किसके संबंध में? मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या कार्य हैं मुख्यमंत्री के? इसकी जानकारी आप सभी को पता है भाई। अनुच्छेद 164 इसमें कहा गया है कि राज्यपाल बार बार आ रहा है ये, सीएम की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की क्या करेगा? नियुक्ति। कौन करेगा? तो ये करेंगे राज्यपाल। अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है भाई। इसके अलावा यहां ध्यान देंगे आप, अनुच्छेद 164 के मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं? तो मुख्यमंत्री के यही कार्य हैं कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री फिर सलाह देगा तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना विशेषाधिकार होता है किसका? मुख्यमंत्री का। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा या फिर फेरबदल करना ये भी किसका कार्य है भाई? मुख्यमंत्री का। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना और प्रमुख निर्णय लेना, ये भी किसका काम है? मुख्यमंत्री का ही।
अगर इस निर्णय से जो मंत्रिपरिषद की बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों से कोई मंत्री असहमत है, कोई मंत्री क्या है, असहमत है, सहमत नहीं है, तो उसे क्या देना पड़ेगा भाई, त्यागपत्र देना पड़ेगा कि आप चलो, आपकी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा। उस मंत्रिपरिषद की बैठकों में प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों से अगर कोई मंत्री असहमत होता है तो उसे क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री क्या करता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहकर किसी मंत्री का त्यागपत्र ले सकता है। राज्यपाल को कहेगा कि मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका आप क्या लें, त्यागपत्र लें, या बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल ही करेगा बर्खास्त तो, लेकिन कहेगा कौन, मुख्यमंत्री कहेगा। ये भी ध्यान में रखें भाई। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करना, ये भी मुख्यमंत्री का ही कार्य होता है। यहाँ ये भी ध्यान रखें, मंत्रिपरिषद का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करना किसका काम होता है, मुख्यमंत्री का। इसके अलावा और देखें तो अगर मुख्यमंत्री क्या दे दे भाई, त्यागपत्र, मुख्यमंत्री अगर त्यागपत्र देता है तो मंत्रिपरिषद का क्या हो जाएगा, पतन, मंत्रिपरिषद का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के साथ में ही। और मान लीजिए मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो जो ही मुख्यमंत्री की मृत्यु होती है, आप समझेंगे मंत्रिपरिषद की भी मृत्यु हो गई है, मंत्रिपरिषद की भी क्या हो गई है, मृत्यु, कार्य मृत्यु कह सकते हैं आप। मंत्रिपरिषद की क्या हो जाएगी, कार्य मृत्यु हो जाएगी। तो ये काम है किसके भाई, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और देखें, मंत्रियों, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, फेरबदल करने का कार्य भी मुख्यमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, प्रमुख निर्णय लेंगे। अगर उस निर्णय में कोई मंत्री असहमत है तो उस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहकर किसी मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है, उसका त्यागपत्र ले सकता है। मंत्रिपरिषद का अधीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है तो ये माना जाता है कि मंत्रिपरिषद का पतन हो गया। और मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद की भी क्या मानी जाती है, कार्य मृत्यु मानी जाती है। उसके बाद आगे आता है नंबर 3 पर, कौन सा कार्य भाई, विधानमंडल के संदर्भ में। मुख्यमंत्री का विधानमंडल के संदर्भ में कार्य, संदर्भ में क्या कार्य है, तो विधानमंडल के संदर्भ में आप यहाँ ध्यान देंगे। पहली बात ये आती है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत करता है। सत्र आहूत, सत्रावसान करता है। और विधानसभा को क्या करता है भाई, भंग करता है। किसकी सिफारिश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। कौन करता है, राज्यपाल। तो प्रमुख कार्य हो गया विधानमंडल के संदर्भ में
विधानसभा का नेता तो होता ही है। मुख्यमंत्री किसका नेता होता है भाई? प्रमुख रूप से विधानसभा का, यानी जिस सदन का सदस्य होता है मुख्यमंत्री, उस सदन का क्या होता है? नेता होता है। तो भारतवर्ष में ज्यादातर राज्यों में विधानसभा ही कार्य करती है भाई, 6 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में विधानसभा ही काम करती है। तो विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है, उस सत्र को समाप्त करता है और विधानसभा को भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। कौन कहे तब? मुख्यमंत्री कहे तब। विधानसभा का नेता होता है कौन? मुख्यमंत्री। विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा देखिए और क्या काम है इसके संदर्भ में, और देखें आप विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं। तो मुख्यमंत्री का ये कार्य है कि वह सदन में राज्य सरकार का अंतिम प्रमुख व अंतिम प्रवक्ता होता है। वह अंतिम प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। सदन में राज्य सरकार का प्रमुख व अंतिम प्रवक्ता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा सदन के सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है तथा राज्य के विकास के लिए नीतियां बनाता है। प्रमुख नीतियों का निर्धारण करता है कौन? मुख्यमंत्री। ये कुछ प्रमुख कार्य हैं विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के, यानी मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। जिस सदन का सदस्य होगा उस सदन का नेता कहलाएगा। तो भारतवर्ष में ज्यादातर विधानसभा ही चलती है भाई, ज्यादातर राज्यों में, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो वहां मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता कहलाएगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और इसके अलावा विधानसभा को भंग करता है। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। कौन करता है ये सारा कार्य? राज्यपाल। सदन में राज्य सरकार का प्रमुख व अंतिम प्रवक्ता होता है। सदन के सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है और राज्य के विकास के लिए नीतियां बनाने का कार्य भी कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। उसके बाद में नंबर 4 पर जो कार्य आता है अन्य कार्य और शक्तियां, देख लीजिए आप, अन्य कार्य एवं शक्तियां। तो मुख्यमंत्री की अन्य कार्य और शक्तियां आप देखें तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है भाई कि मुख्यमंत्री, इसके लिए मैं सीएम शब्द लिख रहा हूं। मुख्यमंत्री राज्य आयोजना बोर्ड या परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष। राज्य आयोजना बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी पद पर रहते हुए जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर रहेगा वो व्यक्ति अगर इसका अध्यक्ष बनता है तो पदेन कहलाएगा। पद पर रहते हुए दूसरा पद ग्रहण करना पदेन कहलाता है। तो राज्य आयोजना बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषदें जो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आती हैं, क्षेत्रीय परिषदों का पदेन उपाध्यक्ष होता है। और क्या बात है भाई मुख्यमंत्री के संदर्भ में? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य का क्या करता है? प्रतिनिधित्व है।
तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री राज्य में जनमत का निर्माण करता है, जनता को संबोधित करता है। कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा संबोधित किया है भाई, आपको पता है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने, और काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र भी बने हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से। तो राज्य में जनमत का निर्माण करता है मुख्यमंत्री। इसके अलावा और बातें करें तो मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति में राज्यपाल को परामर्श देता है। राज्यपाल को परामर्श देता है। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की क्या करता है? नियुक्ति करता है। संसदीय सचिव की क्या करते हैं भाई? नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। संसदीय सचिव की नियुक्ति, उसको शपथ दिलाना, उसको हटाना, उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण करना, सेवा शर्तों का निर्धारण करता है, यानी मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है, उसको शपथ दिलाता है, उसको पद से हटा सकता है, उसकी सेवा शर्तों का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। और इसके अलावा और क्या बात है मुख्यमंत्री के संदर्भ में, तो आप ध्यान रखेंगे भाई, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, सीएम लिखा है मैंने सब में, तो इसका मतलब चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत अगर भारतवर्ष में कहीं पर आपातकाल लगता है तो राज्य में मुख्यमंत्री मुख्य संरक्षक के रूप में कार्य करता है, मुख्य संरक्षक या प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। ये बातें हैं इसके संदर्भ में, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। तो ये हैं अन्य कार्य और शक्तियां, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिपीट कर लें, मुख्यमंत्री राज्य आयोजना बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषदों का पदेन उपाध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, मुख्यमंत्री राज्य में जनमत का निर्माण करता है, मुख्य सचिव की नियुक्ति में राज्यपाल को परामर्श देते हैं, संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं, उसको शपथ दिलाते हैं, हटाने का काम करते हैं, उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं, और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राज्य में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं भाई, महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? महिला मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनी सुचेता कृपलानी। जो जेबी कृपलानी थे, आचार्य जेबी कृपलानी साहब, उनकी पत्नी थी सुचेता कृपलानी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। और सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? सर्वाधिक समय तक सीएम ये रहे थे पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के 25 वर्ष तक। सिक्किम के क्या रहे भैया? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री रहे।
सबसे ज़्यादा समय तक। पहले ज्योति बसु का भी रिकॉर्ड रहा हुआ है, लेकिन पवन कुमार चामलिंग ने सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। और न्यूनतम तो क्या ध्यान रखेंगे, न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा भाई, 80 घंटे का कार्यकाल ही रहा। किसका, देवेंद्र फडणवीस 2019 की बात है ये तो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे कितने घंटे, 80 घंटे। जगदम्बिका पाल और इसके अलावा बीएस येदियुरप्पा वर्तमान में कर्नाटक के सीएम हैं। 2.5 दिन तक कर्नाटक के एक बार ये सीएम रहे थे। तो सबसे कम कार्यकाल के रूप में आप इनको देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा समय तक भारत में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया पवन कुमार चामलिंग ने 25 वर्ष तक, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया सुचेता कृपलानी ने भारत में भी। तो मुख्यमंत्री के संबंध में जो प्रमुख बातें थी वो हमने पढ़ी हैं। आज की क्लास का हमारा समय भी लगभग पूरा होता है। राजस्थान के संदर्भ में कुछ प्रमुख बातें रह गई कि राजस्थान में कौन कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, तो उनके बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़े रहें हमारे सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से, अपने शिक्षण को जारी रखें। धन्यवाद।